Hello everyone, welcome to our study channel examatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक एजुकेशन पॉलिसी अंडर ब्रिटिश स्टेट सिस्टम को कवर करेंगे और इस सेशन में हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होने से लेकर इंडिया में ब्रिटिश रूल का एंड होने तक एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से फॉर्मुलेट हुई, समय के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आए और क्या फैक्टर ने रोल प्ले किया टू फॉर्मुलेट दिस एजुकेशन पॉलिसी फॉर द इंडिया। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी को ब्रीफ में देखेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक क्या क्या डेवलपमेंट रहते हैं वो एक ब्रीफ पॉइंट से हम देखेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पहला जो अटेम्प्ट एजुकेशन पॉलिसी के लिए किया गया था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत किया गया था। अ सम ऑफ ₹1 लाख वाज ग्रांटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। तो इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट तथा लर्निंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे 1 लाख का बजट रखा गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने हमें पढ़ा है कि इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म की थी और साथ में ही क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री दी थी इनटू द इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन। These all things we have already discussed when we covered the lesson on ideology of the British policy. तो ideology वाले चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं ये चीजें। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। A 10-member committee on public instruction was set up in 1823 with Horrocks Hammer, that is first president for development of education। 1823 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन को सेटअप किया गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हॉरॉक्स हैमर, जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देन नेक्स्ट है जब एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई कि अब इंडियंस लोगों के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, तब यहाँ पे वेरियस आइडियोलॉजी के थ्रू हमने देखा था, आइडियोलॉजी वाले सेशन को जब कवर किया था कि अलग अलग टाइम के अलग अलग आइडियोलॉजी रही टू इंट्रोड्यूस द एजुकेशन इन द इंडिया, कि इंडिया को किस तरह के एजुकेशन से ट्रेन किया जाए, इंडियन लोगों को किस तरह के एजुकेशन दी जाए, क्या उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें एजुकेट किया जाए या फिर उनको वेस्टर्न लाइन पे एजुकेट किया जाए बाय द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। तो इंग्लिश मीडियम में उनको ट्रेंड किया जाए, तो किस तरह से ट्रेंड किया जाए किस तरह से नहीं किया जाए, तो इस पे बहुत सारी आइडियोलॉजी ने अलग अलग टाइप में वर्क किया। जैसे ओरिएंटलिस्ट ने कहा कि नहीं, इंडिया का जो ट्रेडिशन और कस्टम्स है, जो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, उन्हीं में इंडिया को एजुकेट किया जाए। एंग्लिसिस्ट ने इस जो आइडियोलॉजी है उसका खंडन किया, विरोध किया, अपोज किया और एंग्लिसिस्ट ने कहा कि नहीं, इंडियंस को वेस्टर्न लाइन यानी इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वेस्टर्न नॉलेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में इनको इनकलकेट किया जाए। तो इस वजह से ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है और फाइनली ये कंट्रोवर्सी जो है वो एंड हो जाती है बाय द विक्ट्री ऑफ एंग्लिसिस्ट, और एंग्लिसिस्ट लीड ले लेते हैं और ये कंट्रोवर्सी एंड होती है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मैकॉले के लीडरशिप के अंदर एक कमेटी गठित की थी जिसको मैकॉले मिनट कहते हैं, और मैकॉले मिनट को अडॉप्ट करने के साथ ही ये कंट्रोवर्सी एंड हो जाती है और मैकॉले मिनट में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया। तो अब इंडिया को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडियन लोग जो अब एजुकेट होंगे वो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू ही एजुकेट होंगे। फोर्थ, मैकॉले मिनट, मैंने कहा ओरिएंटली एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी एंडेड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ मैकॉले मिनट बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 प्रेजेंटेड आउटलाइन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैकॉले मिनट में क्या कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो क्या होगा, इंग्लिश।
और मैकॉले मिनर ने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट भी किया। ये हम आगे इन डिटेल देखेंगे क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अभी हम सिर्फ ब्रीफ देख रहे हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एजुकेशन पॉलिसी का डेवलपमेंट किस किस तरह से हुआ, क्या क्या रिजोल्यूशन आए और क्या क्या कमिटी गठित हुई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। एंड दिस मैकॉले मिनट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन। तो बेसिकली मैकॉले मिनट क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना इन इंडिया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना था यहाँ पे। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एफर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, उनका निगेशन होगा, उनको नजरअंदाज किया जाएगा, उनके लिए इतने एफर्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेंटिक्स रिजोल्यूशन इन 1835, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यही यहाँ पे जब एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी खत्म होती है वो मैकॉले मिनट के साथ होती है, जिसको विलियम बेंटिक ने 1835 में एक्सेप्ट कर लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मैकॉले। मैकॉले यहाँ पे कौन थे, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ एडवाइजरी थे। मैकॉले वॉज ऑल्सो नोन एज फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो मैकॉले के निर्देशन में ही यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी पॉलिसी फ्रेमवर्क किया गया था। देन एडम्स रिपोर्ट ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार। जब बेंटिक ने ये 1835 का रिजोल्यूशन पास किया, जिसको मैकॉले मिनट के नाम से भी जाना जाता है, तब विलियम बेंटिक ने सेम टाइम पर एडम्स को भी अपॉइंट किया था। मैकॉले को भी अपॉइंट किया था और एडम्स को भी अपॉइंट किया था कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के को सर्वे करो, यहाँ पे आप रिसर्च करो और एक एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेमवर्क करो फॉर द इंडिया। और जो भी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे फ्रेमवर्क होगी, ध्यान रखना उसमें जो इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है कंपनी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो हमेशा सेफगार्ड रहेंगे। ऐसी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी जो इंपीरियल इंटरेस्ट को हर्ट करती हो, चाहे वो फ्रॉम स्टार्टिंग से लगा के एंड तक हो। तो यहाँ पे बेंटिक ने मैकॉले को भी अपॉइंट किया और एडम को भी अपॉइंट किया। तो मैकॉले ने यहाँ पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन तैयार किया, जिसको मैकॉले मिनट कहते हैं, और उसने फिर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश को रखा। और एडम्स ने कहा कि आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वर्नाकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एडम्स ने एक रिपोर्ट तैयार की। तो मैकॉले ने रिपोर्ट तैयार की जिसमें कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और एडम्स ने रिपोर्ट तैयार की जिसमें वो वर्नाकुलर एजुकेशन या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का फेवर करता है। तो फाइनली विलियम बेंटिक ने एडम्स की रिपोर्ट को तो खारिज कर दिया और मैकॉले की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके 1835 का रिजोल्यूशन पास किया, विच इज नोन एज द मैकॉले मिनट ऑफ 1835। और बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मैकॉले मिनट, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो भी एंड हो गई। ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि नहीं, इंडिया के जो ट्रेडिशन और कस्टम है और वर्नाकुलर लैंग्वेज है उन्हीं में इंडियन लोगों को ट्रेंड किया जाए, और जो एंग्लिसिस्ट थे दे वर दी सपोर्टर फॉर दी वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये वाली कंट्रोवर्सी ये यहाँ पे एंड हो जाती है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय वर्नाकुलर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1833। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय वर्नाकुलर्स लैंग्वेजेस। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 1837। फिर 1837 में पहले पर्शियन लैंग्वेज थी वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वर्क किया करती थी बिकॉज ऑफ मुगल एम्पायर एंड ऑल। देन 1837 में फाइनली पर्शियन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द इंग्लिश लैंग्वेज as a official language in 1837. English and Western education was made passport to government job in 1844 by the Lord Hardinge. Lord Hardinge के द्वारा 1844 में इंग्लिश मीडियम या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को एज अ पासपोर्ट बना दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश में ट्रेंड होगा वो उसको गवर्नमेंट जॉब जो है वो इजीली मिल जाएगी। और वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो तो
आप खाली अपनी लाइवलीहुड के लिए जैसे डिपेंड रहोगे सोसाइटी पे। जैसे मान लो किसी ने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत पढ़ने के बाद वो क्या करेंगे, होम हवन वगैरह इस सारी चीजें करवाएंगे, जिसके लिए उनको लाइवलीहुड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, सोसाइटी पे, लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड होंगे, एजुकेट होंगे, तो वो आपको इजीली गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा और देन यू विल बी द इंडिपेंडेंट। तो ये चीजें लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रमोट की गई थी। वो डिस्पैच लाया गया नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन 1854। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाय चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उनके द्वारा वुड्स डिस्पैच को लाया गया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, इन 1854। तो यहाँ पे क्या फीचर्स है वुड डिस्पैच के देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्नाकुलर फॉर प्राइमरी एजुकेशन, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी, यानी जो भी मदर टंग होगी उसमें दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इनका मानना ये था कि बिफोर गेटिंग मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, उससे पहले आपको जो भी एजुकेशन दी जाएगी ताकि आप एक बेस बना पाओ आपका एजुकेशन के अंदर, वो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। बिकॉज अगर बच्चे को अपने इंडिया में यहाँ पे इंग्लिश प्रचलन में नहीं थी, वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो हमारी लैंग्वेजेस क्या थी, यहाँ पे जो भी मदर टंग हमारी होती थी, जैसे बंगाल में है तो बंगाली है, राजस्थान में राजस्थानी है, तो उस लैंग्वेज के अंदर हम ज्यादा कंफर्टेबल थे। अगर डायरेक्टली हमें कोई किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखानी पड़े तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो अगर डायरेक्ट हम प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम डाल दे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द यंगर चाइल्ड, और छोटे छोटे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सो दैट धीरे 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 जब उसका बेस बन जाएगा वो इंग्लिश मीडियम को फिर अडॉप्ट कर लेगा व्हेन ही विल रीच इन द हायर एजुकेशन। इंग्लिश फॉर हायर एजुकेशन, और फिर इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मीडियम है वो हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की जितनी भी चीजें होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। ग्रांट्स इन एड फॉर एजुकेशन, इन्होंने प्रमोट किया ग्रांट्स को, यानी कि अनुदान को, यानी कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटीज है या प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, अगर वो एजुकेशन सिस्टम में एंटर करना चाहती है और स्कूल एस्टेब्लिश करना चाहती है तो गवर्नमेंट जो है उसको अनुदान देगी या ग्रांट देगी टू एस्टेब्लिश स्कूल्स। बिकॉज इसके पीछे ये लॉजिक था कि जो इंडिया की टेरिटरी, आपको भी पता है, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया था तो इट वाज लार्ज टेरिटरी टू रूल। तो इतने बड़े इंडिया में मास लेवल पे एजुकेशन फैलाना वाज नॉट इजी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पूरे भारत को एजुकेट करना वाज नॉट पॉसिबल अपने दम पे, है ना, अपने दम पे इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी इन्वाइट किया टू एस्टेब्लिश द स्कूल्स एंड एजुकेट द मासेस, यानी लोगों को एजुकेट करने के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया बाय द ग्रांट्स इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस करके। देन यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, और तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी ओपन करने का भी इसमें प्रोविजन रखा गया था। और एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे क्या अप्रोच अपनाई गई कि एजुकेशन जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कि कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जाके आगे अपनी अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करे, फिर वो कम्युनिटी अपने अपने जो रिलेटेड है उनको एजुकेट करेगी। तो इस तरह से जो एजुकेशन है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेट होते होते मास तक पहुंचेगी, और मास फिर धीरे 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 जो जनता है वो खुद ब खुद एजुकेट होने लगेगी। इस तरह की अप्रोच जो थी वो मैकॉले मिनट के अंदर अपनाई गई थी, लेकिन वुड डिस्पैच ने इस तरह की जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाली थ्योरी है उसको रिजेक्ट किया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाली थ्योरी को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि एजुकेशन फॉर ऑल, कोई भी आएगा एजुकेशन ले सकता है। जबकि मैकॉले मिनट वाला जो उसमें सिस्टम था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मतलब कि आप जो है जो हायर क्लास या मिडिल क्लास, अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको आप एजुकेट कर दो, देन इट विल बी देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट मास।
और उन्हीं को एजुकेट किया जाए, उन्हीं लोगों को एजुकेट किया जाए जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आगे जाके वो लोगों को अपने एफर्ट से एजुकेट करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच जो है वो वुड डिस्पैच में रिजेक्ट की गई। ठीक है, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, जो 1854 में पास किया गया था। Plea for university at Calcutta on model of London University was made by Frederick John Mount। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ओपन करने को लेके प्लिया डाली गई थी। लंदन की यूनिवर्सिटी है उसके मॉडल पे कलकत्ता में भी यूनिवर्सिटी ओपन की जाए, जिसको किसने प्लिया डाली थी? फेडरिक जॉन माउंट ने। फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेटअप एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1857। यहाँ पे जब रिवोल्ट हो रहे थे, जब पूरा केओस इंडिया में चल रहा था, पूरे इंडिया में नहीं चल रहा था, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा केओटिक हो गया था बिकॉज ऑफ 1857 के रिवोल्ट में। उस समय भी जो है कलकत्ता और बॉम्बे मद्रास में यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग first viceroy of India was also the first chancellor of Calcutta University because 1911 तक तो आपकी राजधानी जो है वो कलकत्ता ही रहती है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर के रूप में भी दिखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता वॉज विलियम कोलविले। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप in 1882, इंडियन एजुकेशन कमीशन नोन एज हंटर कमीशन। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है, वो 1882 में सेटअप किया गया था अंडर द विलियम विल्सन हंटर के प्रेसिडेंसी में, लीडरशिप में, मेंबर ऑफ गवर्नर्स काउंसिल। और कौन थे विलियम विल्सन हंटर जो थे? वो मेंबर ऑफ गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी? एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपांड कीजिए। एड टू फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको एड दी जाए, अनुदान दिया जाए। रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इन्वाइट किया जाए टू एस्टेब्लिश स्कूल्स एंड एजुकेट मासेस। देन सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि दो तरह के सेक्टर बना दो। सेकेंडरी एजुकेशन में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो लिटरेरी एजुकेशन लेना चाहे वो लिटरेरी एजुकेशन ले, और जो वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन ले। कहने का मतलब ये है कि लिटरेरी एजुकेशन के थ्रू आप तैयारी करोगे आगे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने की। ठीक है, अगर कोई लिटरेरी एजुकेशन परस्यू कर रहा है, दैट विल बी एबल टू गिव अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। और वोकेशनल एजुकेशन का क्या मतलब है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स लोगे जो आपको इनेबल करेगा टू परस्यू योर कैरियर इन कमर्शियल एक्टिविटीज। आप अपने रोजगार के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स करोगे जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग, या आज के टर्म्स में हम कहते हैं ना टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, इस तरह का सिस्टम जो है उस समय हंटर कमीशन के द्वारा रखा गया था कि सेकेंडरी एजुकेशन में इस तरह के दो सेक्टर डिवाइड किए जाए, लिटरेरी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। जो लिटरेरी एजुकेशन है वो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके एंट्रेंस के लिए आप रेडी हो जाओगे थ्रू दी लिटरेरी एजुकेशन। और वोकेशनल एजुकेशन में कि आप सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपना जो भी करियर कमर्शियल एक्टिविटीज में करना चाहते हो, एक टेक्निकल कोर्स की तरह इसको प्रमोट किया गया था। देन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है एट शिमला इन 1901 बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसी के साथ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप हुआ इन 1902 अंडर द रिले जो थे वो भी गवर्नर जनरल के काउंसिल में एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को रिले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओनली इंडियन मेंबर वाज गुरुदास बनर्जी। इस कमीशन के अंदर खाली इंडियन मेंबर जो थे वो गुरुदास बनर्जी थे। इस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी? वर्नाकुलर इन एमए कोर्सेज, मास्टर इन आर्ट्स में जो कोर्सेज किए जाएंगे उसमें आपका जो लैंग्वेज होगी स्टडी की वो वर्नाकुलर होगी।
इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एडवांस कोर्सेज के इंट्रोडक्शन के लिए भी बल दिया गया। रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन, डिग्री एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को और राइज किया गया। और ये सारी रिकमेंडेशन जो हंटर कमीशन ने दी थी वो इनकॉर्पोरेट की गई इन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में हंटर कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन थी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 रिड्यूस नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन सीनेट और स्टैंडर्ड द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में किया गया, और लॉर्ड कर्जन आपको अब तक पता चल चुका है कि किस तरह के गवर्नर जनरल है। वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट टाइप के गवर्नर जनरल रहे हुए हैं। उनका ये मानना था कि इंडिया पे जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो किस तरह से टाइट किया जाए, किस तरह से उसको स्ट्रिक्ट किया जाए। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए जिससे कि ब्रिटिश कंट्रोल जो इंडिया के ऊपर है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडियन लोगों पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है कि जो यूनिवर्सिटी थी उस समय जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटी में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का बढ़ा था। तो ये सब कारण से जो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है उसको टायरेनिकल शैकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। कर्जन एनकरेज स्टडी ऑफ इंडियाज एंशिएंट हेरिटेज, सेटअप अ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पास्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इन 1904। कर्जन जो थे वो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के पक्ष में थे, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ लिबरल थे। प्राइमरी एजुकेशन की तरफ उनका लिबरल व्यू था। वो ये मानते थे कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में या नेटिव लैंग्वेज के अंदर ही प्रोवाइड करवा दी जाए, और ये अगर रॉन्ग होगा कि हम एक छोटे से बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए तो ये उसके लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर उसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर एजुकेशन दी जाती है तो ही विल बी able enough in future to understand the English in higher education level। तो इस तरह की अप्रोच लॉर्ड कर्जन की थी टुवर्ड्स द प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने, उसके अंदर अपना इंटरफेरेंस बढ़ाने के लिए इस तरह का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 लाया गया, और यूनिवर्सिटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा था कि उस समय यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लोग निकल रहे थे जो नेशनलिज्म की भावना को अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू है प्रमोट कर रहे थे। तो इनको कर्ब करने के लिए, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कर्ब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। किंग जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, गेव ग्रांट ऑफ 50 लाख फॉर द पॉपुलर एजुकेशन। एजुकेशन के और डेवलपमेंट के लिए 50 लाख का डोनेशन दिया जाता है फ्रॉम द किंग जॉर्ज फिफ्थ। देन यहाँ पे सैडलर कमीशन का गठन होता है 1917 में अंडर माइकल सैडलर। 2 मेंबर इसमें इंडियन थे, आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि डिग्री कोर्सेज को डिवाइड किया जाए दो ब्रांच में, ऑनर्स और पास कोर्स। जैसे आज के होते हैं ना कि एमए आप ऑनर्स में हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री में या फिर हिंदी में ऑनर्स, तो ऑनर्स डिग्री को अलग कर दिया जाए, और पास कोर्स जैसे ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह जो 3 साल का कोर्स है उस तरह के कोर्स को अलग कर दिया जाए। ऑनर्स और पास कोर्स को अलग कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ 10+2+3 पैटर्न, यानी 10 10वीं तक, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट 11 12th वाला एंड 3 years कोर्स विच इज द डिग्री कोर्स। बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, और वुमेन एजुकेशन के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब यहाँ पे प्रमोशन दिया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए इन द एजुकेशन सिस्टम और इन द यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स एंड एक्सेट्रा।
Conference of Indian University in 1924 at Simla for establishment coordination among the universities. It led to formation of Inter-University Board in 1925. Then Philip Hartong Committee in 1828 में establish की जाती है. फिलिप हार्टोंग कमेटी वाज अ सब कमेटी ऑफ साइमन कमीशन. जब साइमन कमीशन भारत में आए थे 1928 में, तब इन्होंने एक सब कमेटी गठित की थी अंडर द फिलिप हार्टोंग, और उनको कहा गया था कि आप जो भारत का एजुकेशन मैटर है उसको उसके अंदर देखिए क्या क्या है और रिकमेंडेशन दीजिए. तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ट्यूटोरियल टीचिंग्स को बढ़ावा दिया जाए और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स किया जाए. ठीक है, तो इनकी मेन रिकमेंडेशन ये दो थी कि कोर्सेज का जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा किया जाए. देन नेक्स्ट है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1921 में एस्टेब्लिश किया गया. इट डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन. देन लास्ट में आता है आपका सार्जेंट रिपोर्ट इन 1944. सार्जेंट रिपोर्ट को बेसिकली इसलिए गठित किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब एंड हो गया था, तो आफ्टर वॉर जो एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन डेवलपमेंट को देखना था, उस मैटर को देखना था, उसके कारण सार्जेंट जॉन सार्जेंट थे, उनके अंडर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी. लेकिन फाइनली यहाँ पे हम पहुंच गए 1944 तक. तो इस सार्जेंट रिपोर्ट का में जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए तो कुछ काम की नहीं थी, बिकॉज एनीवे 1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिल चुकी थी, और जो सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी रिकमेंडेशन थी जो यूजफुल थी, वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुई, भारत की जो स्वतंत्र सरकार निर्मित हुई, उसने फिर इन रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया और आगे फिर एजुकेशन का डेवलपमेंट फ्री इंडिया में किया गया. तो लास्ट आपकी जो है वो सार्जेंट रिपोर्ट है जो 1944 में गठित की गई थी टू लुक आफ्टर द एजुकेशन मैटर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो इनकी रिकमेंडेशन थी मेन एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज 6 to 11 ईयर्स. तो 6 to 11 ईयर्स के बच्चे हैं उनको एक कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. इनके और भी रिकमेंडेशन थी तो हम डिटेल में आगे देखेंगे. और अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, जो इंटरमीडिएट लेवल था, जो पहले इंटरमीडिएट लेवल यूनिवर्सिटी जो का जो बोर्ड होता था वो कंट्रोल किया करता था. 10 के बाद का 11 12 जो है इंटरमीडिएट. तो इंटरमीडिएट को पहले यूनिवर्सिटी बोर्ड कंट्रोल करता था, लेकिन इन जो सार्जेंट की सर जॉन सार्जेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि इंटरमीडिएट लेवल को यूनिवर्सिटी बोर्ड से अलग करके सेकेंडरी एजुकेशन का जो बोर्ड है उसको दिया जाए. तो इंटरमीडिएट लेवल का जो कंट्रोलर है वो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को बनाया जाए, ना कि यूनिवर्सिटी बोर्ड को. तो इस तरह की रिकमेंडेशन सार्जेंट रिपोर्ट में थी. लेकिन सार्जेंट रिपोर्ट के पास होने तक ब्रिटिश लोगों के पास कुछ रह नहीं गया कुछ करने के लिए, और फाइनली 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत खत्म होती है इंडिया में, तो इनकी जो भी यूजफुल रिकमेंडेशन थी वो इनकॉर्पोरेट की गई फर्दर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया के अंदर. तो ये तो एजुकेशन पॉलिसी का डेवलपमेंट हमने ब्रीफ में देखा कि किस तरह से फ्रॉम 1813 से लगा के 1944 सार्जेंट रिपोर्ट तक एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए. अब हम इन चीज़ों को सब डिटेल से देखेंगे कि किस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, फिर उसके क्या चेंजेस देखने को मिले. तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं. तो यहाँ पे डिटेल में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या फैक्टर जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को फोर्स किया टू फॉर्म अ एजुकेशन पॉलिसी फॉर द इंडियंस. तो यहाँ पे इनके मेन फैक्टर तो क्या रहेगा, पहला आपका है इंपीरियल इंटरेस्ट. इंपीरियल इंटरेस्ट और वी कैन से पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक नीड्स. यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का कोई बोनाफाइड या ऐसा कोई परोपकारी इंटेंशन नहीं था कि इंडियन लोगों को एजुकेट किया जाए. उनका यहाँ पे पॉलिटिकल और वी कैन से इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी था टू एजुकेट द इंडियन इन ऑन द वेस्टर्न लाइन, कि इंडियन लोगों को एजुकेट करेंगे हम, उनको वो ब्लड और
स्किन से तो इंडियन होंगे, लेकिन उनका टेस्ट जो है, उनका जो स्पिरिट है, एटीट्यूड है, वो किस तरह का होगा, इंग्लिश के जैसा। तो दे विल फील अ बिलोंगनेस, तो उनके जो सेंटिमेंट है वो बिलोंगनेस के होंगे कि भाई नहीं, हम ब्रिटिश लोगों से बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे वर ट्रेंड इन द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। तो वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का उनका पहला मोटिव ये था कि यहाँ पे जो इंडियंस है उनको इंग्लिश मीडियम में वेस्टर्न एजुकेशन के साथ ट्रेंड किया जाए, सो दैट कि वो हमसे बिलोंगनेस का सेंटिमेंट रखे और हमारे विरोध में कभी खड़े ना हो सके। तो ये एक तरह का बफर क्रिएट किया जा रहा है आगे आने वालों के दिनों के लिए, कि आगे आने वाले दिनों में जब नेशनलिस्ट भावना जन्मेगी, नेशनलिस्ट लोगों को नेशनलिज्म का प्रादुर्भाव होगा, तो यही जो एक फोर्स है, जो ब्लड और स्किन से तो इंडियन है बट टेस्ट एंड एटीट्यूड से इंग्लिश है, वो एक बफर का रोल प्ले करेंगे बिटवीन द ब्रिटिश एंड नेशनलिस्ट। फिर यहाँ पे दूसरा क्या मोटिव रहता है कि अब इंडिया पे जब कॉन्केस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया, तो इंडिया एक बहुत वास्ट टेरिटरी थी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की जरूरत होने लगी। तो जो लोअर लेवल की जो पोस्ट थी उनके ऊपर इन्हें स्टाफ की कमी महसूस होने लगी, बिकॉज अपर पोस्ट तो कम होती है, ज्यादा पोस्ट कौन सी होती है, लोअर रैंक। तो लोअर रैंक के ऊपर जो स्टाफ चाहिए था वो ब्रिटेन से लाना पॉसिबल नहीं था, इट विल कॉस्ट देम इन अ ह्यूज वे। तो ब्रिटेन से यहाँ पे स्टाफ का फुलफिलमेंट करना वाज नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इंडियन लोगों को ही इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश तौर तरीकों से ट्रेन कर दे, सो दैट दे विल बी सुटेबल टू फुलफिल दिस नीड ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे एक इनका स्टाफ क्रिएट करने के लिए, इस स्टाफ को फुल करने के लिए इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन दी इंडियन टेरिटरी। और जब ये इंडियंस जब इंग्लिश में ट्रेंड हो जाएंगे, तो दे विल क्रिएट अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। अब जब फिर ये पैंट शर्ट वगैरह की, अब धोती कुर्ता छोड़ के पैंट शर्ट पे आएंगे, तो ब्रिटिश गुड की डिमांड्स बढ़ेगी, ब्रिटिश गुड्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। तो दे विल क्रिएट अ मार्केट फॉर द रेडीमेड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन गुड्स की यहाँ पे इंडिया में डिमांड बढ़ेगी। तो इंडिया विल बी प्ले एज अ मार्केट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के सेल के लिए मार्केट का रोल प्ले करेगा, और उसको बढ़ावा कौन देंगे, ये ट्रेंड इंडियंस जो इंग्लिश में एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक तरह का जो इंग्लिश में ट्रेंड करने का जो है वो एक कल्चरल कॉन्केस्ट है। पहले तो इंडिया को फिजिकली कॉन्केस्ट कर लिया, अब इन्होंने सोचा कि अगर इंडिया पे रूल करना है तो इंडिया को कल्चरली आप कॉन्केस्ट कीजिए। कल्चरली कॉन्केस्ट करने से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे इसमें एफर्ट लिए गए क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा। तो 1813 के अंदर चार्टर एक्ट पास हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री दी गई इन द इंडियन टेरिटरी, कि वो वहां पे जाके क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार करे, क्रिश्चियनिटी में को बढ़ावा दे, और वहां पे जाके क्रिश्चियनिटी का मिशन जो है वो चलाए, जैसे कि मोर कन्वर्जन जो है वो हम क्रिएट कर सके। और कन्वर्जन होने से क्या मतलब, वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करेंगे, जो इंडियन कन्वर्ट्स होंगे, जो धर्म परिवर्तन करेंगे वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करेंगे, और क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करेंगे इसका मतलब वो ब्रिटिश लोगों से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे बिलोंगनेस की भावना उनमें उत्पन्न होगी, और फाइनली जो इंडिया है वो एज अ इंग्लैंड बनेगा। जो चीजें इंग्लैंड में थी वो एक दूसरा इंग्लैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे बाय कल्चरली कॉन्केस्ट। और इन फैक्टर के साथ साथ जो है ब्रिटिश लोग एंग्लिसिस्ट स्पिरिट से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इम्पैक्टेड थे। तो एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी है उसने भी अपना रोल प्ले किया टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया ऑन द वेस्टर्न लाइन। तो ये सारे फैक्टर्स रहे थे टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी फॉर द इंडियंस।
तो अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। British came to India with commercial purpose. However, in the process of colonizing, they adopted an education policy which aimed at cultural conquest and contributed toward the political subjugation of the country. तो ब्रिटिश यहाँ पे पहले क्या इंटेंशन से आए थे? ओनली कमर्शियल पर्पज। देन दे लेटर बिकम एज अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया और इट एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। देन दे स्टार्टेड टू रियलाइज कि अगर इंडिया, इतने बड़े इंडिया को आपको अगर कॉन्केस्ट करके रखना है, सब्जुकेट करके रखना है, पॉलिटिकली सब्जुकेट रखना है, तो यहाँ पर आपको कल्चर कॉन्केस्ट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल होगा थ्रू दी एजुकेशन। और इस वजह से एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की गई, विच शो द इंपीरियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यहाँ में इंडिया में ये एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या सिस्टम था कि जो अर्ली एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में, उसमें जो एजुकेशन का राइट था वो ओनली ब्राह्मण लोगों को हुआ करता था। ब्राह्मण्स ओनली हैड द प्रिविलेज टू स्टडी, और वुमेन और लोअर कास्ट के जो लोग थे और जो कल्चरलिस्ट थे, सॉरी एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो किसान थे, दे आर हार्डली रिसीव एनी एजुकेशन। तो ओनली ब्राह्मण्स वर एबल टू स्टडी, और वुमेन, लोअर कास्ट और जो किसान गरीब मजदूर है, उनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी कि वो एजुकेशन परस्यू कर सके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत, और जो संस्कृत है वो लैंग्वेज हुआ करती थी इंस्ट्रक्शन की। तो संस्कृत को इस वजह से कहा जाता कि ये विद्वानों की लैंग्वेज है, बिकॉज इस पे संस्कृत पढ़ना खाली ब्राह्मण लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता था। उस समय कोई शूद्र वगैरह ये लोग जो हुआ करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, उस पर बैन था। तो इस तरह का टायरेनिकल सिचुएशन इंडिया में प्रिवेल थी रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो वर्नाकुलर स्कूल्स फॉर द कॉमन पीपल, हाँ, यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए, जैसे कि ट्रेडर्स है वगैरह, इन लोगों के लिए, जो थोड़े से अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके लिए स्कूल्स की व्यवस्था थी, जिसके अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन संस्कृत पे ओनली किनका अधिकार हुआ करता था? ब्राह्मण्स लोगों का। अमंग मुस्लिम एनीवन कुड स्टडी इन मदरसा, और मुस्लिम के अंदर क्या सिस्टम था कि यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो मदरसा में जाके अपना एजुकेशन ले सकते थे इन अरेबिक लैंग्वेज। तो मदरसा में ऐसा सिस्टम नहीं था जैसे अपने इंडियन सोसाइटी में था कि ओनली ब्राह्मण्स आर एलिजिबल टू स्टडी और एंड ऑल। मुस्लिम लोगों में एनीवन कैन गो टू मदरसा एंड परस्यू देयर स्टडी इन अरेबिक लैंग्वेज, जिसमें कि कुरान लिखी गई है। फिर जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश होता है और 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के साथ जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, तब उन्होंने एनकरेज किया था ओरिएंटल लर्निंग को। हमने आइडियोलॉजी में देखा था कि सबसे पहले जो आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई थी इंडिया में वो थी ओरिएंटल आइडियोलॉजी, जिसके अंदर इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशन को जानने की कोशिश की गई, और उस रिगार्डिंग जो है उसको जानने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए थे, स्टडी इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए थे, और मैनी एफर्ट्स वर मेड टुवर्ड्स द नॉलेज टू गेन द नॉलेज ऑफ इंडियाज पास्ट एंड इंडियाज ट्रेडिशन। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट किया था, एनकरेज किया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट की थी ताकि वो इंडिया के पास्ट का नॉलेज जो है वो कंपाइल कर सके, इन ऑर्डर टू अर्न गुडविल ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज। He founded Calcutta Madrasa in 1781 और बनारस संस्कृत कॉलेज in 1791 बाय जोनाथन डंकन उस समय बनारस के रेजिडेंट हुआ करते थे, और उन्होंने वहां पे बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहां पे जाकर लोग एजुकेट होते थे। जैसे बनारस संस्कृत कॉलेज में तो वो संस्कृत में नॉलेज लेंगे, और मदरसा में जो है वो मदरसा के पढ़ाई करेंगे। तो ये जो फोर्स तैयार हो रही थी वो हेल्प करेगी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि कलकत्ता में जो मदरसे में जो तैयार हुए मौलाने वगैरह है और जो संस्कृत में तैयार हुए यहाँ का जो स्टाफ है वो हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लॉ मेकिंग के अंदर। बिकॉज संस्कृत और ये वाले पढ़े लिखे लोग जो है वो हिंदू तौर तरीकों को ज्यादा अच्छे से जानेंगे, और मदरसा में जो लोग है वो मुस्लिम लॉ को अच्छे से जानेंगे, तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश
government or British officials to rule in order to rule in India. Designed to provide qualified Indians to help in administration of law. तो इन इंस्टीट्यूट की स्थापना किस लिए की गई कि इंडियंस लोगों को इस क्वालिफाइड किया जाए बाय गिविंग द एजुकेशन इन संस्कृत एंड अरेबिक लैंग्वेज, सो दैट कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हेल्प की जाए और लॉ मेकिंग के अंदर उनको असिस्ट कर सके। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने 3 स्कॉलर्स को अपॉइंट किया, सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स एंड एच.टी. कोलब्रुक। ये हमने देखा भी है, सर चार्ल्स, विलियम जोन्स, एच.टी. कोलब्रुक, देवर स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के अंदर वर्क किया था। तो सर चार्ल्स विल्किंस ने यहाँ पे क्या वर्क किया, ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे प्री में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भगवद गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था, दैट सर चार्ल्स विल्किंस ने। सर विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 का क्या काम था कि इंडिया के ट्रेडिशन और कस्टम को जाने, इंडिया के पास्ट की रिसर्च की जाए। इस वजह से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जा सकता है। और ट्रांसलेटेड लॉ बुक ऑफ द मनु की जो लॉ बुक है, मनुस्मृति वगैरह जो हम पढ़ते हैं, उसको ट्रांसलेट किया था इन 1794 में। किसमें किया होगा, इंग्लिश में क्या होगा। एच.टी. कोलब्रुक, इसने क्या किया था, अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ बनाया था, हिंदू लॉ का एक पूरा कंपाइलेशन किया था इन 1797 टू 98 के अंदर। और इसमें आपको याद है कि यहाँ पे जो विलियम जॉन प्रिंसेप थे, प्रिंसेप ने क्या किया था, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियां जो बहुत पुराने टाइप की स्क्रिप्ट है, जो लिपियां है, उनको डिसाइफर करने का भी काम किया था। तो इस तरह के वर्क जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुए। तो ये बेसिकली फाउंडेशन ग्राउंड हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन इंडिया। बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में यही कंसीडर किया गया था कि इंडिया को जो है वो इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशन के साथ ही रूल किया जाए, नो चेंज की पॉलिसी अपनाई गई थी। हमने देखा था जब आइडियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि 1772 से 1813 तक के पीरियड में नो चेंज की पॉलिसी अपनाई गई थी। 1813 टाइम के पीरियड के बाद जब एंग्लिसाइज्ड और क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियां बढ़ी, फिर यूटिलिटेरियन आए, फ्री ट्रेड थिंकर्स आए, तब जाके इंडिया में जो इंडिया के रूलिंग पैटर्न में चेंजेस आने लगे, पार्शियली चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस होने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली सेटअप द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता इन 1800। इस कॉलेज की स्थापना का क्या उद्देश्य था, फोर्ट विलियम कॉलेज के, कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें ट्रेन किया जाता था इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू हैव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने का, एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के अंदर खाली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही रोल प्ले नहीं किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी रोल प्ले किया था। इनकी भी एक्टिविटीज ऐसी रही जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स किया टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी फॉर द इंडियंस। तो यहाँ पे हम मिशनरीज की एक्टिविटीज देखते हैं कि प्रायर टू 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी फेवर्ड मिशनरीज एक्टिविटीज इन इंडिया अंडर द इवेंगेलिकलिज्म वाली आइडियोलॉजी के थ्रू इंडिया में मिशनरीज एक्टिविटीज को परमिशन मिली। और बिफोर द 1765 जो 1764 बैटल ऑफ प्लासी और बंगाल में कॉन्क्वेस्ट करने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी मिशनरीज एक्टिविटीज को फेवर करती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, रूलर कमर्शियल और ट्रेडर कंपनी से वो रूलिंग कंपनी बन जाती है, तब यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटीज और मिशनरीज के इंटरेस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट में क्लैशेस उत्पन्न होता है। बिकॉज मिशनरीज एक्टिविटीज यहाँ पे अपना जो पावर है वो कंसोलिडेट करना चाह रही थी एज अ पॉलिटिकल पावर। मिशनरीज अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पॉलिटिकली स्टेब्लिश करना चाह रही थी, वैसे मिशनरीज जो है वो भी अपने
आपको इंडिया में एज अ पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो दोनों के इंटरेस्ट में क्लैशेस होता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरीज एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है और वेरियस कंपनी के रेजोल्यूशन पास करके मिशनरीज एक्टिविटीज को इंडिया से बैन कर दिया जाता है, जो 1813 तक, जब तक कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास नहीं हो जाता तब तक मिशनरीज एक्टिविटीज इंडिया में बैन रहती है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू मिशनरीज एक्टिविटीज को परमिशन मिलती है इंडिया में एंट्री करने की और अपनी मिशनरीज एक्टिविटीज को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए। 1783 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है। मिशनरीज वर बैंड फ्रॉम द एंटरिंग इंडिया विदाउट द लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस कोई भी मिशनरीज एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकती। ये था 1783 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर प्रोविजन। 1813 के पहले का टाइम पीरियड हम देखते हैं तो ये 1783 है। यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी और मिशनरीज के इंटरेस्ट में क्लैश होने लगे तो ये कंपनी के द्वारा स्टेप लिया गया था अगेंस्ट दी मिशनरीज कि उन्हें पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1783 पास करके बैन कर दिया गया और विदाउट लाइसेंस के कोई भी मिशनरीज जो है वो इंडिया में एंट्री नहीं ले सकते थे। इन 1792 चार्ल्स ग्रांट prepared a first formal blueprint on language and education for India. It was treatise. treatise मतलब एक लॉन्ग बुक की तरह होता है। तो चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में जो इवांगेलिकिज्म के सपोर्टर थे, इवांगेलिकिज्म वाली जो आइडियोलॉजी उसके सपोर्टर थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और ये मिशनरीज एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करते थे इन इंडिया। एंड एजुकेशन फॉर इंडिया, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस तरह इन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो लॉर्ड कर्जन तक किसी ने भी फिर इसका एक बेटर वर्जन नहीं ले पाए। लॉर्ड कर्जन तक का पीरियड जब आता है, जो भी एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, तो जो चार्ल्स ग्रांट ने इंडिया के लिए एजुकेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था उस तरह का ब्लूप्रिंट और इससे बेटर कोई प्रोविजन जो है किसी भी रिजोल्यूशन या किसी भी कमीशन के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे 1783 से 1792 के बीच में कुछ पीरियड और कुछ रिजोल्यूशन ऐसे भी आते हैं जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को लिमिटेड वे में एक्सेस दिया जाता है फॉर द इंडियन टेरिटरी और वो यहाँ पे आके थोड़ी बहुत अपनी जो मिशनरीज एक्टिविटीज है उसको बहुत वास्ट लेवल पे नहीं, लेकिन जैसे एजुकेट करना है लोगों को उस तरह की एक्टिविटीज कर सके, जैसे स्कूल हेडमास्टर के रूप में, स्कूल प्रिंसिपल के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करना, इस तरह के प्रोविजन हुए थे। इस वजह से चार्ल्स ग्रांट जो है उन्होंने इंडिया के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं इन 1792। उनमें प्रोविजन रखा जाता है कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो जो चार्ल्स ग्रांट ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, इस ब्लूप्रिंट की जो रिफ्लेक्शन है वो हम हर एक एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी फिर जब फॉर्मुलेट होती है तो उनमें इन तीन चीज़ों का मेनली ख्याल रखा जाता है कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट करना चाहिए। और ऑफिशियल इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट हो चुकी थी 1837 में इंग्लिश जो है वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट की जा चुकी थी। तो मिशनरीज एक्टिविटीज ने भी इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में रोल प्ले किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी फॉर द इंडियंस। अब यहाँ पे देखते हैं हम डेवलपमेंट एजुकेशन का इन इंडिया में। तो सबसे पहला आता है आपका चार्टर एक्ट, यहाँ से परमिशन शुरू हुई थी एजुकेशन के लिए, फर्स्ट फंड यहाँ से रेज हुआ था 1 लाख रुपीज का। तो देखते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फोर्सेज दैट वर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ अ न्यू एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या फोर्सेस थे जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को मोटिवेट किया और उनको एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए फोर्स किया? दैट वाज द एफर्ट ऑफ सिविल ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इस तरफ एफर्ट डाले
एक्टिविटीज ऑफ मिशनरी, मिशनरीज की एक्टिविटीज के कारण, अटेम्प्ट ऑफ सम बेनिवोलेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड इंडियंस, और कुछ इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने इस तरफ कदम उठाए कि इंडिया में जो है वो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, इंडिया के लोगों के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मिला जुला रूप था जिसने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइडेड एनुअल ग्रांट ऑफ 1 लाख फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन and company remained passive for 10 years and grant was unspent। और जब कंपनी को 1 लाख रुपीस यहाँ पे एजुकेशन के लिए दिए गए इन 1813, तो टिल 1823 तक कंपनी जो है वो पैसिव रहती है, कोई भी इस तरफ एजुकेशन के डेवलपमेंट की तरफ कोई भी कदम नहीं उठाती है, और जो ये ग्रांट दी गई थी वो मेजरली अनस्पेंड रहती है, बिना खर्च किए रह जाती है। लेकिन 1823 में ग्रांट वाज फाइनली अप्रोप्रिएटेड, जो ग्रांट है इसको अप्रोप्रिएट वे में यूज किया जाता है, एंड जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज अपॉइंटेड। तो 1813 में प्रोविजन रखा गया था कि एजुकेशन पॉलिसी को अब डेवलपमेंट किया जाए इंडिया में, लेकिन 1820 तक कोई भी काम नहीं होता है। जो ग्रांट दी गई थी वो मेजर मोस्टली अनस्पेंड रहती है, लेकिन 1823 में फिर कमिटी, जनरल कमिटी बनाई जाती है ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और उसमें फिर इस ग्रांट का अप्रोप्रिएट वे में यूज किया जाता है। And company remained passive for 10 years and grant was unspent। 1823 grant was finally appropriated, general committee of public instruction was appointed, and for किस पर्पज के लिए जनरल कमिटी को अपॉइंट किया गया था? फॉर पर्पज ऑफ ascertaining the state of public education। पब्लिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के पास होने के बाद 1823 के बीच में एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है। एंड एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी मैंने आगे भी आपको समझा दिया कि एंग्लिसिस्ट जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जबकि ओरिएंटलिस्ट थे वो इस फेवर में थे कि नहीं, इंडिया को जो है वो उसके ट्रेडिशनल और कस्टम और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उनके अंदर इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, जैसे संस्कृत एंड अरेबिक है। तो ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिड नॉट एक्नॉलेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ये तो परमिशन दे दी कि एजुकेशन डेवलपमेंट किया जाए इंडिया में, लेकिन वहाँ पे जो ये चार्टर एक्ट है वो साइलेंट रहता है ऑन दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस मीडियम के अंदर एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए, इनकलकेट किया जाए अमंग द इंडियंस। इस वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी, ये जो है एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है। कंट्रोवर्सी लेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इंडियंस को जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए जाए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एंग्लो ओरिएंटलिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी है वो उत्पन्न इस वजह से हुई थी क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था। तो एंग्लिसिस्ट चाह रहे थे कि वेस्टर्न नॉलेज थ्रू इंग्लिश मीडियम, एंग्लिसिस्ट का क्या कहना था कि वेस्टर्न नॉलेज दिया जाए लोगों को और उसका मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, जबकि ओरिएंटलिस्ट वहां पे कह रहे थे कि वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस का इनकलकेट की जाए, लेकिन इन संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इसके फेवर में, एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी के फेवर में मिशनरीज थे, यंग सिविलियंस थे और मैकॉले प्लस राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय का तो कहना ही था कि अगर संस्कृत में इंडियन लोगों को ट्रेन किया जाएगा तो ये वापस इंडिया को डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। तो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम का सपोर्ट राजा राम मोहन राय ने भी किया था और मैकॉले इसके सपोर्टर थे एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी के। और ओरिएंटलिस्ट के अंदर वही वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस और ये सब थे, वेलेस्ली, स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। फिर ये ओरिएंटलिस्ट वाला जो ग्रुप था ये वापस फर्दर 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। इनका कहना था ओरिएंटलिस्ट लोगों का कि नॉलेज जो है वो इम्पार्ट किया जाए, लेकिन जो मीडियम होगा वो होगा संस्कृत और अरेबिक। लेकिन स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप ऑन द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि अब मीडियम संस्कृत को रखा जाए या अरेबिक को रखा जाए या वर्नाकुलर लैंग्वेज को रखा जाए।
एक ग्रुप तो ये कह रहा था मीडियम ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, दैट इज संस्कृत और अरेबिक, कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्लासिकल लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि संस्कृत और अरेबिक है। लेकिन सेकेंड ग्रुप जो ये कह रहा था कि मीडियम जो होगा इंस्ट्रक्शन का वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिन्हें कहते हैं उनमें होगा, यानी नेटिव लैंग्वेज के अंदर होगा। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पर ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप वाला जो ग्रुप है पूरा, ये दो और फर्दर सब ग्रुप में बढ़ जाता है। तो इस क्लासिकल लैंग्वेज के सपोर्टर थे वॉरेन हेस्टिंग एंड मिंटो, मोस्टली इन बंगाल। बंगाल रीजन के अंदर इस संस्कृत और अरेबिक के सपोर्टर थे वॉरेन हेस्टिंग एंड मिंटो, जबकि वर्नाकुलर और इंडियन लैंग्वेज के सपोर्टर थे मुनरो और एल्फिंस्टोन। मुनरो वहां पे मद्रास के गवर्नर थे उसी समय, और एल्फिंस्टोन जो थे वो बॉम्बे के गवर्नर थे। तो इनका इन्फ्लुएंस जो था वो बॉम्बे में था, बॉम्बे और मद्रास में। तो बॉम्बे और मद्रास में ये वाला ग्रुप जो था वो डोमिनेट कर रहा था। तो ये थी आपके एंग्लो ओरिएंटलिस्ट वाली कंट्रोवर्सी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी। और ये फर्दर कब एंड हो जाती है, जब विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकॉले के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है ओवर द एडम्स रिपोर्ट। एडम्स की रिपोर्ट को खारिज करके मैकॉले की जो रिकमेंडेशन है फॉर द एजुकेशन सिस्टम के लिए, इंडिया में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो मैकॉले मिनट के एक्सेप्टेंस के साथ ये एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी जो है वो फिनिश हो जाती है, एंड हो जाता है इसका। नाउ हियर वी हैव मैकॉले मिनट जो 1835 में अपनी रिकमेंडेशन देता है। द एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट ऑन 7 मार्च इन 1835। तो एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी तो एंड होती है बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ दिस मैकॉले मिनट, लेकिन किसके साथ होती है, एंग्लिसिस्ट वाली जो आइडियोलॉजी है उसके फेवर में जाकर एंड होती है। जीत किसकी होती है यहाँ पे, एंग्लिसिस्ट वाले के। इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाए और जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। इसके साथ ये कंट्रोवर्सी एंड होती है। When Bentinck accepted the proposal of Macaulay and issued direction to the effort, that is, object of government is the promotion of European literature and science among the natives। तो मैकॉले मिनट के अंदर क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रमोशन करना किनका, यूरोपियन लिटरेचर का एंड साइंस का अमंग द नेटिव्स। फंड शैल बी स्पेंड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, और जो फंड होगा उसका खर्चा, जो भी खर्चा किया जाएगा वो इंग्लिश एजुकेशन पे किया जाएगा, ना कि वर्नाकुलर एजुकेशन पे किया जाएगा। ऑल ब्रांचेस ऑफ नेटिव लर्निंग शैल बी सुपरसीडेड स्लोली एंड नो एडिशनल एक्सपेंडिचर विल बी मेड फॉर दिस नेटिव लर्निंग्स। तो जो नेटिव लर्निंग्स है या वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं उनको धीरे धीरे फिर एक्सपेंसेस कट ऑफ कर दिए जाएंगे, जो स्लोली ग्रेजुअली जाके क्लोज्ड हो जाएंगे। तो नेटिव लैंग्वेज या वर्नाकुलर लिटरेचर के ऊपर या उनके पब्लिकेशन वर्क के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना है। ओनली किन पे एक्सपेंडिचर करना है, इंग्लिश मीडियम पे या इंग्लिश एजुकेशन पे। नो एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क्स, जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हो रहे थे ओरिएंटल वर्क्स, इंडिया के ट्रेडिशन को जानना, इंडिया के पास्ट को जानना, इस तरह के वर्क्स जो है वो अब कट ऑफ कर दिए जाएंगे इन द मैकॉले मिनट में। तो मैकॉले मिनट में क्या क्या प्रोविजन थे वो हमें सब पता चल गए कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना है, और वर्नाकुलर जितने भी लैंग्वेजेस है और उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं उनके एक्सपेंडिचर में धीरे धीरे कट ऑफ करना है, सो दैट कि वो धीरे धीरे जो है सुपर सीड हो जाए या बंद हो जाए, और जो भी ओरिएंटल वर्क है उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मैकॉले मिनट है उसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या ट्रिकल डाउन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो एक्चुअली क्या था कि इस थ्योरी के एक्सेप्टेशन के कारण मेन ये था कि कंपनी जो है वो ज़्यादा इंडियन को एजुकेट करने के ऊपर अपना खर्चा नहीं करना चाहती थी, एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहती थी। वो एजुकेशन की बजाय अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने और इंडिया को कॉन्टेस्ट करने या उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो कंसोलिडेट करने के ऊपर खर्च करना चाहती थी। तो बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में बजट जो है वो एजुकेशन के रूप में खर्च करना चाहती थी।
तो मैकॉले मिनट ने जो है, मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या ट्रिकल डाउन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन जो है वो आप ऐसे करो कि खाली जो टॉप लेवल पे जो अपर क्लास है, जैसे राजा महाराजा मान लो, या फिर जो कोई प्रोमिनेंट ट्रेडर है या बड़े घरानों से बिलोंग करते हैं, जिनका जो जन समूह जो पब्लिक बेस है वो थोड़ा सा उनकी सुनता हो, इस तरह के लोगों को आप वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड करो, वेस्टर्न एजुकेशन दो उनको, और फिर उनके थ्रू जो है वो मास तक या जनता तक जो है वो एजुकेशन पहुंचेगी। तो इसको कहते हैं टॉप से बॉटम तरफ रीच करना, यानी कि कुछ हैंडफुल लोग हैं उनको आप एजुकेट करो और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आगे जनता के अंदर एजुकेशन का स्प्रेड करें। तो इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पे खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या ट्रिकल डाउन थ्योरी को मैकॉले मिनट ने इंट्रोड्यूस किया और उसको एक्सेप्ट किया। तो द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट निगेटेड द मास एजुकेशन। तो यहाँ पे इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो मैकॉले मिनट में रखी गई उसमें मास एजुकेशन को निगेट किया गया, मास एजुकेशन का खंडन किया गया, जबकि किसको बढ़ावा दिया गया कि सिर्फ अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों को एजुकेट किया जाए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने जो लोअर स्टेटा पे लोग है या जनता है, मास है, उसको एजुकेट करेंगे और उन्हीं को खाली एजुकेट करो, ऐसे लोगों को ही एजुकेट करो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो आगे जाके लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। तो इस तरह का अप्रोच जो है वो इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में अपनाई जाती है। तो गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट सम ऑन एजुकेशन, so that's why downward filtration theory was accepted. To justify this, the officials took recourse of downward filtration theory. Knowledge would percolate from educated class to masses. तो यहाँ पे नॉलेज किस तरह से परकोलेट होगा या प्रसारित होगा, फ्रॉम द एजुकेटेड क्लास टू मासेस। तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और लेटर दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। क्या रीजन रहे इसके? एजुकेटेड पर्सन गेट गवर्नमेंट जॉब इजीली। ठीक है, जो भी पर्सन जो है वो एजुकेट होगा वो गवर्नमेंट जॉब इजीली पा लेगा, तो इस वजह से ही विल नॉट मेक एनी एफर्ट टू एजुकेट मास। फिर वो क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या भेजामारी करेगा फॉर द एजुकेशन ऑफ द मास? वो अपना वर्क करेगा भाई, जो भी गवर्नमेंट जॉब, और उसने पढ़ाई अपने खुद के लिए की है, मास को एजुकेट करने के लिए तो की नहीं। तो इस थ्योरी की कोई रिलेवेंसी नहीं देखी जाती इन अ प्रैक्टिकल वे, इस वजह से ये थ्योरी जो है वो बाद में रिजेक्ट कर दी जाती है। एंड दूसरा रीजन क्या था कि क्रिएशन ऑफ सेपरेट कास्ट ऑफ इंग्लिश स्कॉलर नो लॉन्गर हैड अ सिंपैथी फॉर देयर काउंटर पार्ट। और जो लोग इंग्लिश एजुकेशन पा लेंगे वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझेंगे फ्रॉम द मास, के अनपढ़ से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अलग समझेंगे और ये एक अलग ही सेपरेट कास्ट जो है वो इवॉल्व होगी, जो इस इंग्लिश स्कॉलर के नाम से जाना जाएगी। तो वो अपने आप को थोड़ा अलग समझेंगे, तो उनकी सिंपैथी जो है उनके नेटिव लोगों के साथ नहीं होगी। तो ये एक डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो वो क्यों ऐसा एफर्ट डालेंगे, ऐसी उनकी कोई सिंपैथी नहीं होगी कि उनको एजुकेट किया जाए या इनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जाए। तो ये इंग्लिश स्कॉलर जो है ऐसी कोई भी अप्रोच नहीं अपनाएंगे। तो इन दो कारणों की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट होता है विच इज नोन एज एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, विच इज ऑल्सो नोन एज ए वुड डिस्पैच। तो ये वुड डिस्पैच का गठन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय, और चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड की लीडरशिप में, नेतृत्व में एक एजुकेशनल डिस्पैच तैयार किया जाता है इन 1854, विच इज जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। डिस्पैच ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो यहाँ पे वुड डिस्पैच में क्या होता है, रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्पैच रीच एट द कंक्लूजन। तो इस डिस्पैच ने सोल्यूशन दिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के, इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या रखा जाए, वर्नाकुलर रखा जाए, नेटिव लैंग्वेजेस या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को रखा जाए,
या फिर संस्कृत या अरेबिक या इंग्लिश, किसको रखा जाए। तो डिस्पैच जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचता है और वो अपने क्या कंक्लूजन या रिकमेंडेशन देता है। डिस्पैच कहता है कि इंग्लिश शुड बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के अंदर जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, तो आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल तक जो आपकी पढ़ाई है, आप अपनी जो मदर टंग है उसमें कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज है, मोस्टली अपने हिंदी मान लेते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमएससी वगैरह डिग्री या एमए डिग्री करनी होगी तो आपको वहाँ पे इंग्लिश ही प्रिफर किया जाता है। तो मास्टर जितने भी कोर्स है वो इंग्लिश में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके का ही एक रखा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे आप अलग लेवल का इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज रखो, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा। सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू बी इम्पार्टेड बोथ थ्रू इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे आप इंग्लिश मीडियम को और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को भी अपनाया जाएगा। कैसे कि जैसे आज भी हम देखते हैं ना कि हमारे जब हम 10वीं में पढ़ रहे होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन को ले लो तो उसमें इंग्लिश मीडियम भी होता है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होता है हमारे, और बाकी के जो हमारे हिंदी में सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी वगैरह, वो हिंदी में चलते ही हैं। तो इसी तरह का एक सिस्टम था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी। जिस तरह से आज हम पढ़ते हैं उसी तरह से उस समय भी पढ़ने का एक ये सिस्टम बनाया गया था अंडर द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 में, कि किस तरह का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए। क्योंकि एकदम से आप इंग्लिश मीडियम को फुल फ्लेज रूप से अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करोगे तो एजुकेशन देने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। इस वजह से ग्रेजुअली इंग्लिश को सिखाया जाए, छोटे लेवल से लगा के फिर बड़े लेवल तक। तो जब हायर एजुकेशन में वो पहुंच जाएंगे, सेकेंडरी से फिर हायर सेकेंडरी में पहुंच जाएंगे, तब उनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर हायर एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस वर टू बी एनकरेज विद अ व्यू टू मेकिंग देम द मीडियम इन कोर्स ऑफ टाइम फॉर इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को भी एनकरेज किया गया। देखो, इस वुड डिस्पैच के अंदर इंग्लिश को जो है वर्नाकुलर एजुकेशन का या वर्नाकुलर लैंग्वेज का सब्स्टिट्यूट नहीं माना है। यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या नेटिव लैंग्वेजेस हम या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कह दो, और इंग्लिश, दोनों को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को भी सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को भी वक्त के साथ जो है वो एक कोर्स ऑफ द टाइम के साथ जो है वो हायर एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना लिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविजन था। रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कि भाई हैंडफुल लोगों को आप एजुकेट करो, देन उनके थ्रू जो है वो मास तक एजुकेशन पहुंचेगी, इस तरह की जो अप्रोच है यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई। एक्सेप्टेड द आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ द मासेस एंड वुमेन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट विल बी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस एंड वुमेन और डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम। ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि आपके बेस पे तो प्राइमरी स्कूल के बाद अपर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी, और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का, उसको कहते हैं ग्रेडेड एजुकेशनल सिस्टम। तो ग्रेडेड एजुकेशनल सिस्टम को का प्रिंसिपल वुड डिस्पैच के अंदर एक्सेप्ट किया गया था। तो आपके बेस पे तो होगा प्राइमरी स्कूल, फिर उसके ऊपर जाके टॉप पे कौन होगा, यूनिवर्सिटी। जो आज के टाइम पे भी जो चलता है, जो ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम ही चलता है। हमारे बेस पे क्या रहती है, प्राइमरी स्कूल, फिर उसके ऊपर अपर प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन हायर सेकेंडरी, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी। इस तरह का सिस्टम आज भी चल रहा है इंडिया में। Dispatch recommend a system of grant in aid to encourage private enterprises in the field of education। तो यहाँ पे बिकॉज इंडिया एक बहुत वास्ट टेरिटरी है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ एजुकेट करने का काम ओनली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस वजह से प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी इन्वाइट किया गया थ्रू द ग्रांट इन एड, कि अगर वो
कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेज एजुकेशन फील्ड के अंदर अपना इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, जैसे स्कूल खोलना चाहती है, कॉलेज खोलना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो अनुदान या ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच जो है वो वुड डिस्पैच में लाई गई टू फॉर द स्प्रेडिंग द एजुकेशन अमंग द इंडियंस। फॉर अ सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को सेटअप किया जाए सो दैट कि एजुकेशन सिस्टम का एक सिस्टमेटिक रूप से सुपरविजन किया जा सके। इट रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन ऑल 3 प्रेसिडेंसी टाउन, दैट इज कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में जो ये तीनों टाउन थे, तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर यूनिवर्सिटी ओपन करने का प्रोविजन इसमें रखा गया। Dispatch emphasized the importance of a vocational instruction and need for the establishing a technical school and colleges. इसने खाली लिटरेरी एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया कि लिटरेरी एजुकेशन पास करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे फॉर द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कह दो या टेक्निकल ट्रेनिंग कह दो, उनके ऊपर भी फोकस किया कि सेकेंडरी लेवल के अंदर अगर कोई वोकेशनल कोर्स है उसको परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए सो दैट कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर या और किसी स्किल को सीख सके और अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न करने में एबल हो सके। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए वोकेशनल कोर्सेज का एस्टेब्लिशमेंट करने की रिकमेंडेशन भी वुड डिस्पैच में दी गई थी। इस वजह से, इसी कारण से वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की की स्थापना होती है इन 1847। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की की एस्टेब्लिशमेंट का जो मेजर कारण क्या था कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करना। तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, ना कि लिटरेरी कोर्स है। तो इस तरह की अप्रोच वुड डिस्पैच में अपनाई गई थी। नेक्स्ट आपका आता है हंटर कमीशन, जो 1882 में फॉर्मुलेट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। एजुकेशन की प्रोग्रेस को, शिक्षा की प्रगति को रिव्यू करने के लिए इस कमीशन का गठन होता है। बिकॉज वुड डिस्पैच 1854 के बाद से ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जाता है जिससे कि जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का उसका रिव्यू किया जा सके, उसको एग्जामिन किया जा सके और उसमें अगर कोई कमी चल रही है तो उसको रिड्रेसल किया जा सके। तो जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उस समय वुड डिस्पैच के बाद से, उसको रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है बाय लॉर्ड रिपन। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफ दिस कमीशन क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू आउट द इंडियन एम्पायर एंड मीन बाय विच दिस कैन बी एक्सटेंडेड एंड इम्प्रूव। इसने जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जोर दिया था। हंटर कमीशन का जो एम्फेसिस था वो एलिमेंट्री एजुकेशन था। इससे पहले जितने भी हमने अभी वुड डिस्पैच पढ़ा, मैकॉले मिनट पढ़ा, इन्होंने हायर एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन तक के लेवल की बात की है। एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन का किसी में भी जिक्र नहीं आया है। तो हंटर कमीशन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एड्रेस किया, एम्फेसाइज किया ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट द इंडिया में स्प्रेड की जाए, उसका एक्सटेंशन किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसका मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था इस चीज की इंक्वायरी करना। तो यहाँ पे हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन देखते हैं हम। expanding and improving elementary education and that primary education should be taught in the local languages। तो प्राइमरी लैंग्वेजेस या एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, इसके एक्सपैंडिंग और इम्प्रूविंग पे ध्यान दिया गया और प्राइमरी लैंग्वेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसको लोकल लैंग्वेज में रखा गया। न्यूली एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो किनको दिया जाए? जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड है उनको। लोकल बोर्ड वर एम्पावर्ड टू लिवाई सेस फॉर एजुकेशनल पर्पज।
और इन बोर्ड जो म्युनिसिपल बोर्ड है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इनको ये अधिकार दिया गया कि वो सेस जो है, एक तरह का टैक्स है, वो लिवाई कर सकते हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पज। ड्रू अटेंशन टू द लैक ऑफ फैसिलिटी फॉर द फीमेल एजुकेशन। और इस हंटर कमीशन के अंदर फीमेल एजुकेशन की जो फैसिलिटी में कमी है उसके ऊपर भी ध्यान लाया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज डेलीगेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के अंडर प्रोविजन कर दिया गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन का मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा वो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के पास होगा। With government funding, private parties were supposed to start secondary school। और प्राइवेट फंडिंग के साथ और गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट इन एड वाला सिस्टम है कि जो कोई भी प्राइवेट पार्टीज अगर स्टार्ट करना चाहती है सेकेंडरी स्कूल, उसमें गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करेगी। Academic and practical courses were separated into several branches in the secondary school curriculum। मैंने कहा कि जो वोकेशनल और लिटरेरी कोर्सेज है उनको सेपरेट किया गया था और उसको और डाइवर्सिफाई किया गया इन दी हंटर कमीशन। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए अलोंग द साइड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि पहले जो है खाली ह्यूमैनिटी, फिलॉसफी, बस ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ज़्यादा कोई सब्जेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। तो हंटर कमीशन में आते आते प्रैक्टिकल कोर्सेज इनका भी डाइवर्सिफिकेशन किया गया और एकेडमिक कोर्सेज इनको भी सेपरेट करके दोनों को इनमें डाइवर्सिफिकेशन किया गया। द प्रमोशन ऑफ इंडियन एनरोलमेंट इन द प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम एंड अपोज द यूज ऑफ मिशनरी स्कूल। जो मिशनरीज द्वारा स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश करने को अपोज किया गया, रोक लगा दी गई और यहाँ पे जो इंडियन पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया गया कि इंडियन के द्वारा अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जबकि मिशनरीज के द्वारा स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट पर रोक लगानी शुरू की गई या उसका अपोजिशन करना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो इस हंटर कमीशन में एजुकेशन सिस्टम में इंडियन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया गया, बिकॉज यहाँ पे दे डोंट वांट टू हर्ट द इंडियन सेंटिमेंट्स, नाउ दे वांट टू रूल बाय द गेनिंग द सिंपैथी ऑफ इंडियंस। और मिशनरीज एक्टिविटीज होगी तो वो मिशनरीज स्कूल इस्टेब्लिश होंगे तो वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज करेंगे और वो हो सकता है कि इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करे और इंडिया फिर है इंडियंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिशन में उतरे। तो इस तरह का कोई भी क्लैश नहीं चाहती थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया के जो इंडियन सेंटिमेंट्स को हम विन करें सो दैट कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज इंडियंस। गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन ग्रोथ वाज मीन टू गेट स्पेशल कंसिडरेशन। और इस हंटर कमीशन के अंदर गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन की ग्रोथ के ऊपर भी स्पेशल कंसिडर इनको किया गया। तो हंटर कमीशन के इस तरह के रिकमेंडेशन का प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में स्कूल्स में और जो प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है, स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते हैं, स्पेशली इन प्राइमरी स्कूल्स या एलिमेंट्री स्कूल कह दो, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में हर कोई पढ़ना चाहता है, इस वजह से मोस्टली यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री स्कूल्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के नंबर में राइज आपको देखने को मिलता है, उनके नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नॉट इवन एट द लेवल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में भी एनरोलमेंट में के नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नाउ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902 और रेले कमीशन, दोनों को ही एक ही मतलब है, रेले कमीशन कह दो या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कह दो, जो 1902 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस समय वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे
1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड अ यूनिवर्सिटी कमीशन टू इंक्वायरी इनटू द कंडीशन एंड prospect of Indian University and recommend proposal for improving their constitution and working। जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी उसकी वर्किंग कंडीशन और जो टीचिंग एक्टिविटीज है इनको इम्प्रूव करने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। बेसिकली जो कर्जन थे वो हार्डकोर इम्पीरियलिस्ट थे और इन्हीं के समय बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और यहाँ पे 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो नेशनलिज्म जो होता है वो धीरे धीरे इंडिया में हाई लेवल पे पहुंच रहा होता है। तो उसको कर्ब करने के लिए, नेशनलिज्म को कर्ब करने के लिए कर्जन ने जो है अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करना का सोचता है ऑन द इंडियन यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी इन इंडियन यूनिवर्सिटी पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश और टाइट करने के लिए, अपना कंट्रोल और टाइट करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन इन 1904 और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो इंडियन रेजोल्यूशन ऑफ 1904 में इनकॉर्पोरेट की जाती है, सम्मिलित की जाती है with the followed by the passing of Indian University Act 1904। Indian University Act of 1904 को पास करने के साथ ही जो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसको इसमें इनकॉर्पोरेट या सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसमें मेनली जो है किस तरह की रिकमेंडेशन होती है, इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है, यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी, प्रमोशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। देखो यूनिवर्सिटी के ऊपर तो लॉर्ड कर्जन जो है अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज में बढ़ा देते हैं, लेकिन उनका जो एक दूसरा व्यू होता है फॉर द प्राइमरी स्कूल्स वो थोड़ा लिबरल होता है। कर्जन वाज लिबरल फॉर द प्राइमरी स्कूल। तो इस समय कर्जन जो है वो प्राइमरी स्कूल का तो प्रमोशन करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर उसी समय अपना जो कंट्रोल है वो स्ट्रेंथन करते हैं गवर्नमेंट का। एम्फेसिस द मास्टरिंग वर्नाकुलर बिफोर द स्टडी ऑफ इंग्लिश, और वो इस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि पहले आप वर्नाकुलर के ऊपर मास्टरी करो बिफोर स्टडी इंग्लिश। तो एटलीस्ट वर्नाकुलर के अंदर जो भी आप एजुकेशन ग्रहण करोगे, एजुकेशन लोगे, वो आपका एक बेस बनाएगा सो दैट कि आप आगे जाके इंग्लिश को अच्छे से स्टडी कर सके। ग्रेजुअल यहाँ पे लर्निंग होगी इंग्लिश की, एकदम से आपके ऊपर इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं थोपी जाएगी। तो इस तरह की अप्रोच लॉर्ड कर्जन की थी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली उस समय स्टूडेंट पढ़ रहे थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ रहे थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से जुड़ रहे थे। इस वजह से यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया बाय द पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लॉर्ड कर्जन को खतरा नहीं था, इस वजह से उसकी जो प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ जो थॉट थी वो लिबरल थी। तो 1910 में क्या होता है कि जब लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड रहता है तो उसमें वो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा टाइटन कर देते हैं। बेसिकली उनके पीछे उनका मोटिव होता है कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उस समय ग्रो कर रहे थे उनको कर्ब करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का उनका एम था, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो मेजर प्ले रोल कर रही थी। बिकॉज इस समय यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं से इस नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिज्म की उस समय जो भावना है उनसे जुड़े हुए थे और उन एक्टिविटीज में भाग ले रहे थे। तो उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन बाद में 1910 में आते आते क्या होता है, जो ये मैटर ऑफ एजुकेशन है, कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।
तो जब 1910 में ये चेंजेस आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब एजुकेशन के मैटर पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये एक न्यूली डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है एजुकेशन के मैटर को हैंडल करने के लिए, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इस समय जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने हीरोइक एफर्ट किया इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कि उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन इंडिया में कंपल्सरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो ये जो इन्होंने एक बिल पेश किया था इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो बहुत ही भारी मेजोरिटी से गिराया जाता है और ये डिफीट कर दिया जाता है विद द लार्ज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये रिफ्यूज कर देती है टू रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। और कंपल्सरी एजुकेशन के प्रिंसिपल को गवर्नमेंट जो है वो सिरे से नकार देती है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कंपल्सरी एजुकेशन इंडिया में चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब इस तरह का ये चेंजेस हुआ था कि होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में से एजुकेशन का जो मैटर है वो ट्रांसफर होता है न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तब उन्होंने इस तरह का एफर्ट किया था। लेकिन उनके इस एफर्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारी मेजोरिटी से इस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन रिजोल्यूशन ऑफ 1913 में एक रिजोल्यूशन पास होता है अंडर द सर हारकोर्ट बटलर। बटलर जो थे वो फर्स्ट एजुकेशन मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के फर्स्ट एजुकेशन मेंबर थे। उन्होंने क्या रेजोल्यूशन में कहा, अटेम्प्ट टू मेड अ न्यू यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उनके साथ साथ अब न्यू यूनिवर्सिटी का गठन किया जाए। यूनिवर्सिटी फॉर ईच प्रोविंस, जितने भी प्रोविंस हैं उनके वहां पे एक एक यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। पहले यूनिवर्सिटी कहाँ थी, खाली प्रेसिडेंसी जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थे, वहां पे 3 प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन इन रिजोल्यूशन ऑफ 1913 में सर हारकोर्ट बटलर ने ये प्रोविजन रखा कि जो जितने भी प्रोविंस है वहां पे यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेब्लिश की जाए। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज, और यूनिवर्सिटी की जो टीचिंग एक्टिविटीज है उनको एनकरेज किया जाए। तो इस डायरेक्शन में कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1916 में। ये इनिशिएटिव जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिया गया था और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में स्थापित की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1917 में स्थापित होती है एंड फॉलोइंग ईयर इन 1918 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद एस्टेब्लिश होती है। तो इस समय हम देखते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी के अंदर यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इनके साथ साथ और भी यूनिवर्सिटियां जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो रही है। तो धीरे धीरे जो इंडिया में एजुकेशन है वो और ज्यादा वाइड लेवल पे स्प्रेड हो रही है एंड मोर यूनिवर्सिटी आर अवेलेबल टू द इंडियन पॉपुलेंस। और इससे जो इंडियन पॉपुलेंस है या जनता है उनको अब स्टडी के लिए और ज्यादा यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है वो एजुकेट होंगे। देन नेक्स्ट है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन जो है 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मैटर को लुक आफ्टर करने के लिए, कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग कंडीशन है, उसकी जो नीड है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। तो इन 1917 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन विच इज ऑल्सो नोन एज सैडलर कमीशन for inquiring into the working and need of that university. Which university? Calcutta University. तो सैडलर कमीशन जो है वो बेसिकली was constituted for the Calcutta University. तो इसमें इस जो कमीशन में किस तरह से इसमें लोगों का
भागीदारी थी। जैसे इसमें डॉक्टर माइकल सैडलर जो थे वो वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, वो प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के, और 2 इंडियन मेंबर थे जिसमें से सर आशुतोष मुखर्जी और सर जियाउद्दीन अहमद जो थे वो इंडियन मेंबर थे इस कमीशन के। सैडलर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1919 में 1919 में सबमिट की थी, और उसमें रिकमेंड किया गया था कि इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैवी स्ट्रेन ऑन यूनिवर्सिटी। इसमें बेसिकली इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पहलू है जिनके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया गया या कंसर्न जो है वो व्यक्त की गई कि जो स्टूडेंट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं, जिसका जो भार है वो यूनिवर्सिटीज पे आ रहा है। इस वजह से और ज्यादा यूनिवर्सिटी की नीड है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स वर प्योरली लिटरेरी टू सर्व पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लैरिक और टीचिंग एंड लीगल करियर। लॉ के अंदर या फिर क्लैरिक या क्लर्क या बाबू बनना या एडमिनिस्ट्रेटिव वाले कामों को संभालने की दिशा में ही जो है वो यूनिवर्सिटी के कोर्स ओरिएंटेड थे। तो जरूरत थी कि न्यू टाइप के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि किसी इंडिविजुअल का जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। खाली वो बाबू या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या लॉ करियर को परस्यू करने के लिए या लीगल करियर को परस्यू करने के लिए ही ना रहे, उसी तक कॉन्फाइंड ना रहे। तो जो यहाँ पे सैडलर कमीशन ने यहाँ पे कंसर्न व्यक्त किया था कि एक तो स्टूडेंट के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो उसका स्ट्रेन जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत भारी रूप में आ रहा है। कोर्सेज वर प्योरली लिटरेरी टू दिस सर्व पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल, टीचिंग, लीगल करियर्स, एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन वाज अनसेटिस्फैक्टरी एंड इनइफेक्टिव। और यूनिवर्सिटी जिसका पर्पस जो पर्पस सर्व करने के लिए बनी है वो पर्पस सर्व नहीं कर पा रही है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनसेटिस्फैक्टरी है और इनइफेक्टिव है। तो इस तरह की कंसर्न अपनी रिपोर्ट में इन्होंने जाहिर की। फिर रिकमेंडेशन क्या दी सैडलर कमीशन ने कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए इन एकेडमिक अफेयर्स। ठीक है, जो चीज यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर बढ़ा दी गई थी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा दिया गया था, एट द यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था और सेकेंडरी लेवल पे भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इस कमीशन के अंदर, सैडलर कमीशन के अंदर कहा गया कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है एकेडमिक अफेयर्स में वो मिनिमम होना चाहिए। ग्रेटर अटेंशन टू द स्टूडेंट्स वेलफेयर, और गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ग्रेटर अटेंशन जो होनी चाहिए वो स्टूडेंट के वेलफेयर की तरफ होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पास कोर्सेज, और पास कोर्सेज और ऑनर कोर्सेज को डिस्टिंक्ट किया जाए एक दूसरे से। और अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स थ्रू सिलेक्शन कमेटी, और टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो मन मर्जी के तौर पे नहीं हो, बाय गवर्नमेंट के तौर पे नहीं हो या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो, अपने जो डिजायर टीचर्स है उनको ना लगा करके एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाए। वो सिलेक्शन कमेटी टीचर्स की क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट करेगी। सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड नॉट बाय द यूनिवर्सिटी। पहले क्या था कि जो ये इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसका कंट्रोल यूनिवर्सिटी बोर्ड के पास था। तो इस कमीशन ने रिकमेंड की कि इंटरमीडिएट एजुकेशन को इस यूनिवर्सिटी बोर्ड से सेपरेट करके, अलग करके, इसका इंचार्ज जो है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बोर्ड को दे दिया जाए। तो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन या बोर्ड के पास ही हो, ना कि यूनिवर्सिटी बोर्ड के पास हो। यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है वो अपने यूनिवर्सिटी के काम संभाले। तो इस तरह के रिकमेंडेशन जो है, इसे ये प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन वी कैन से कि यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में सोचा है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको मिनिमम करने की बात कही गई है, और मतलब प्रोग्रेसिव जो थॉट्स है इस सैडलर कमीशन ने रखी थी रिगार्डिंग दी एजुकेशन अफेयर्स। लेकिन देन धीरे धीरे फिर आते आते 1921 का टाइम आ जाता है। 1921 में अंडर रूल ऑफ डायर की स्टेब्लिश हो जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गठन होता है। फिर ये एजुकेशन का मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों में सौंप देती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फुल अथॉरिटी होती है टू मेक अ लॉ और पॉलिसी ऑन द एजुकेशन मैटर। तो अंडर द रूल ऑफ डायर के मैटर ऑफ एजुकेशन ट्रांसफर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
बिकॉज यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी कि जो एजुकेशन है वो कंट्रोल यहाँ के होम गवर्नमेंट के थ्रू हो। इंडियंस की डिमांड बढ़ती जा रही थी कि जो एजुकेशन का मैटर है वो हम इंडियंस को ही डील करने दिया जाए। तो उनके उन सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अंडर द डायर की रूल जो 1921 में लागू किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अधिकार जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। तो इस तरह का जब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि एजुकेशन को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया, तो अब यहाँ पे इंडियंस वर एबल टू मेक अ रूल और पॉलिसी ऑन द एजुकेशनल मैटर। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे जो एक्ट है वो पास हुए, बेसिकली फॉर द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय रखा था और वो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस समय कंपल्सरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और बहुत सारी ग्रांट्स जो है वो दी गई फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेज। और ये जो पीरियड था 1902 से 1921 का, इसमें हम एजुकेशन की ग्रोथ को देख सकते हैं। और 1921 तक जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्प्रेड होता है जब ये एजुकेशन का मैटर इंडियंस के हाथ में आ जाता है थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ मास एजुकेशन देखने को मिलती है, ग्रोथ ऑफ मास एजुकेशन, बिकॉज कंपल्सरी एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, तो मासेस का एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्तर पे देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ है वो थोड़ी देर दिन के लिए ही चल पाती है। ऐसा जब 1921 में होता है, उसके बाद से 1902 से 1921 के बीच का पीरियड कम्प्लीटली पॉलिटिकली अनरेस्ट होता है। तो इन वर्क्स को, इंडियंस के इन वर्क को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एड्स वगैरह आ रही थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। बिकॉज 1921 तक के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, होम रूल आंदोलन चलता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंट्रोडक्शन होता है इन इंडिया। तो बहुत सारी पॉलिटिकल अनरेस्ट होने के कारण ये एजुकेशन का जो मैटर है वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला जाता है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए था। बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों में मैटर एजुकेशन का आ जाने के बाद तो मास गवर्नमेंट का मास एजुकेशन की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए ही होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। और फिर जो भी मोस्ट ऑफ द न्यू स्कीम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी उनको फिर उन्हें विड्रॉ करना पड़ता है या फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये चीज़ें इस समय के हुई थी 1902 से 1921 के बीच की, जो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली अनरेस्ट वाला पीरियड था। 1927 के बाद से ही जो प्रोग्रेस थी, प्राइमरी एजुकेशन की प्रोग्रेस है, उसमें डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हार्टोंग कमेटी। इस हार्टोंग कमेटी की रिकमेंडेशन के कारण और कुछ लैक ऑफ फंड होने के कारण जो प्राइमरी एजुकेशन की ग्रोथ थी उसके अंदर डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है आफ्टर द 1927। तो हार्टोंग कमेटी जो है वो 1928 में साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सब कमेटी अंडर द सर फिलिप हार्टोंग टू लुक इनटू एजुकेशनल मैटर। एजुकेशनल मैटर के अंदर एजुकेशनल मैटर को समझने के लिए कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए सर फिलिप हार्टोंग के नेतृत्व में एक सब कमेटी का गठन किया गया बाय साइमन कमीशन। कमेटी कंप्लेंट अबाउट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसने क्या कंप्लेंट किया कि उसने जब रिसर्च किया, स्टडी की, तो उसने ये कहा कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उनका स्टैंडर्ड जो है वो गिरता जा रहा है। It recommended 3 years of honors course and more use of tutorial system rather than the mass lecturers। तो यहाँ पे जो रिकमेंड किया गया कि जो ऑनर्स कोर्स है उनको जो है वो ट्यूटोरियल सिस्टम के ऊपर बेस किया जाए, यानी स्मॉल ग्रुप जो है या लिमिटेड स्टूडेंट है उनको ही लिया जाए। एट द टाइम पे एक ही टाइम पर स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट द लेक्चर, ना कि एक बहुत बड़ा मास स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर को ले। तो इस तरह का रिकमेंडेशन इसमें किया गया।
It hoped for the training of broad-minded, tolerant and self-reliant citizen as one of the prime function of university. तो इस तरह की रिकमेंडेशन हार्टोंग कमेटी ने। देन फिर 1927 से जो 1937 का पीरियड है, इसमें वापस बहुत सारे एजुकेशन एक्सपेरिमेंट हमको देखने को मिलता है, बिकॉज वॉर वगैरह एंड हो चुका था और थोड़ा एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के लिए समय मिल गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि विश्व भारती जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट की गई, इस्टेब्लिश की गई, है ना। SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बाय कार्वे के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। काशी विद्यापीठ को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका इस्टेब्लिशमेंट हमें आफ्टर द 1927 में देखने को मिलता है। और 1927 से 1937 के बीच में फिर से वापस एजुकेशन के ऊपर वर्क होना शुरू होता है। फिर 1944 का पीरियड आते आते तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मिल ही जाती है इंडिया को। तो हम देखेंगे कि एजुकेशन अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में फिर एक ही आता है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में पब्लिश होती है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है उसके बाद जो एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया को लुक आफ्टर करने के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो सर जॉन सार्जेंट जो है वो इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जो एजुकेशनल एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इनकी रिकमेंडेशन होती है कि कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, दैट इज 6 to 11 ईयर्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन हो। एक्सपांशन ऑफ स्कूल्स बढ़ाया जाए, स्कूलों की संख्याएं बढ़ाई जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर स्टूडेंट्स या गरीब स्टूडेंट को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाए। इम्प्रूवमेंट इन सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर की जो सर्विस कंडीशन है, जो अंडर पेड रहते हैं उनको वेल पेड किया जाए, सो दैट दे कैन टेक इंटरेस्ट इन दी टीचिंग एक्टिविटीज। सेटअप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूनिवर्सिटी को एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसका सुपरविजन करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो है वो स्थापना की जाए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन जो है वो सार्जेंट कमेटी के द्वारा दी गई थी। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कुछ करने को रह नहीं जाता है, बिकॉज 1947 में आते आते तो हम इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद या फ्रीडम प्राप्त कर लेता है। तो 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट का जो भी रिकमेंडेशन होती है वो बाद में जब इंडिया जो फ्री हो जाता है, तो जो स्वतंत्र भारत की सरकार बनती है उसने इन रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया इन देयर एजुकेशन पॉलिसी। तो अब हम यहाँ पे सार्जेंट रिपोर्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लगा के सार्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944 तक देखा कि किस तरह एजुकेशन का डेवलपमेट होता है, किस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है और क्या एम रहता है टू फॉर्मुलेट द एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए फैक्टर क्या प्ले करते हैं। खाली क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थे क्या फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग, बट मिशनरीज का भी यहाँ पे रोल देखा हमने। तो ओवरऑल हमने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको एक्सक्लूसिवली हमने देखा फ्रॉम द 1813 टू 1944 तक के पीरियड को हमने एक्सक्लूसिवली अंडरस्टैंड किया। तो here you will be able to attend the mains examination question from this topic, because ये टॉपिक जो है ये आपका फैक्चुअल और सब्जेक्चुअल दोनों पे डिपेंड करता है। फैक्चुअल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सार्जेंट रिपोर्ट कब गठित हुई, हंटर कमीशन कब बना, किसने बनाया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, किसके अंडर बना, उसकी रिकमेंडेशन में क्या क्या थे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन को बड़ा एम्फेसाइज किस कमीशन के अंडर किया गया। तो ये सारी फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो प्री के हिसाब से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेंस में भी इस टॉपिक से, इस एजुकेशन वाले टॉपिक से बहुत सारे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आते हैं जो, और ये जो टॉपिक है ये मेंस
पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको हमें डिटेल में कवर करना पड़ता है जो हमने यहाँ पे किया है। तो आई होप यहाँ पे आपको एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, बिकॉज हमने बहुत डिटेल से यहाँ पे इनको कवर किया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेचर एंड वीक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, वीक एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट हम दोनों यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट कि अगर क्रिटिकल एग्जामिन जैसे क्वेश्चन आए कि ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो आप उसके पॉजिटिव पार्ट भी लिख सकते हो कि ब्रिटिश पॉलिसी के इंट्रोडक्शन में इंडिया में ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा या ये पॉजिटिविटी रही और इससे ये डेवलपमेंट हुआ, और उसके वीक एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो ये क्रिटिकल एग्जामिन वाले क्वेश्चन को डील करने में आपके हेल्पफुल होगी। तो नेचर एंड वीक एस्पेक्ट देखते हैं ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी थी तो वो बेसिकली कॉलोनियल इन कैरेक्टर थी, ठीक है। जो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया गया था उसको इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किया गया था, दैट्स वाई इट्स कॉलोनियल इन नेचर। वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। कंजर्वेटिव इन नेचर्स, बिकॉज यहाँ पे कंजर्वेटिव कैसे था कि खाली जो टॉपिक जैसे कि ह्यूमैनिटी है, फिलॉसफी है, आर्ट है, इनके ऊपर ही मेन ज्यादा फोकस किया जाता था, इन सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम पढ़ाया जाता था और ना के बराबर पढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे थे। तो उनका क्या मोटिव था कि इंडियंस जो है खाली वो हमारे क्लरिकल लीगल करियर ऐसी या एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प कर सके, जो हमारे लोअर लेवल पे स्टाफ की पूर्ति कर सके, इस तरह का उनकी अप्रोच थी टू एजुकेट द इंडियंस। तो इंडियंस को एजुकेट करना उनकी कोई ऐसी बेनेवोलेंट या बोनाफाइड नेचर नहीं था, उनका मेन पर्पस था कि इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व किया जाए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाए। अगर ऐसा पढ़ाएंगे तो इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, डिस्कवरी करने लगेंगे, अपना जो चीजें हैं वो खुद डेवलप करने लगेंगे, तो वो अपने हम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इस कारण से ऐसी अप्रोच अपनाने के कारण इसको कंजर्वेटिव इन नेचर कह सकते हैं। फेल टू क्रिएट अवेयरनेस, और जो एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसने अवेयरनेस को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाई, लोगों के अंदर लोगों को जनता में अवेयरनेस लाने में असक्षम रही, बिकॉज इनका मेन मोटिव क्या था, इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करना, जिसके अंदर था कि भाई स्टाफ की जो कमी होती है वो पूरा करे और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए हम इंडियंस को यूज करें, या इंडियंस को जो है हमारे एज अ बफर के रूप में यूज करें, सो दैट कि जो ग्रोइंग नेशनलिज्म की भावना होगी उनमें ये हमारी रक्षा करेंगे, एक बफर के रूप में काम करेंगे, बिकॉज these Indian will be educated in the western education, तो ये अपने आप को मोर बिलोंग करेंगे टुवर्ड्स द ब्रिटिश देन द इंडियंस, तो एक बैरियर के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच इनकी थी। तो इनको क्या पड़ी थी कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अगर अवेयरनेस क्रिएट करने लगेंगे लोगों के बीच में, इंडियन लोगों के बीच में, तो वो होम रूल की डिमांड करेंगे, डेमोक्रेसी की डिमांड करेंगे। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो ब्रिटिश नहीं चाहते थे, वो जस्ट इनको एजुकेट करना चाहते थे टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट और देयर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। निगेशन ऑफ मास एजुकेशन, हमने देखा कि किस तरह से मैकॉले मिनट में मास एजुकेशन को निगेट किया गया, और जो भी डेवलपमेंट ये जितने भी हुए ना, ये ज्यादा अर्बन एरिया में हुए हैं। गांवों की तरफ, विलेजेस की तरफ जो है इनका ध्यान नहीं किया गया था, विलेज में इतने स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किए गए थे, ये सारा काम अर्बन में ज्यादा कॉन्फाइंड रहा था, इस वजह से निगेशन ऑफ मास एजुकेशन हम कह सकते हैं। एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ वर्नाकुलर इन एजुकेशन, इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया गया इंस्टेड ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, तो इससे जो नेटिव लैंग्वेज है उनको सप्रेस किया गया, नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो वर्क होने लगे उनको सप्रेस किया गया। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को सुपीरियर करने के लिए, इंग्लिश कल्चर को सुपीरियर करने के लिए इस तरह की अप्रोच अपनाई गई। एक्सपेंसिव नेचर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन का उस समय एजुकेशन जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, इस वजह से हर कोई परस्यू भी नहीं कर पाता था एजुकेशन, तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल थी। तो
ये हम कह सकते थे इसका वीक पॉइंट था। इस वजह से मास एजुकेशन नहीं हो पाया, बिकॉज अगर एजुकेशन जो है सबके लिए अवेलेबल होती, रीजनेबल होती, प्राइस एक्सपेंसिव नहीं होती, तो जो नॉर्मल पीपल है वो भी अपनी स्टडी को परस्यू कर पाते। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसिव इन नेचर में एजुकेशन होने के कारण कुछ गिने चुने लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे। ग्लोरीफाइड ओनली ब्रिटिश रूल एंड कल्चर, और जितनी भी एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, पॉलिसीज बनाई गई या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उनमें ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन ब्रिटिश रूल या उनके कल्चर और उनकी पॉलिसीज का किया जाता था। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन प्रोफाउंड ऑन अर्बन क्लासेस, तो मैंने कहा यहाँ पे विलेजेस की तरफ इतना कोई डेवलपमेंट एजुकेशन का नहीं हुआ, ये मेनली कॉन्फाइंड रहा अर्बन सेंटर्स में या अर्बन एरिया में। लेस फंड वॉज एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए बहुत ही कम फंड जो है वो अलॉट किया जाता था। निगेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, स्ट्रेस वाज गिवन ऑन फिलोसफी, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटी। मैंने कहा यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है वो मेनली फिलोसफी, लिटरेचर और ह्यूमैनिटी जैसा सब्जेक्ट होते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, वो बाद में बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुए, ताकि यहाँ पे जो इंडियंस है वो सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, इस तरह की अप्रोच यहाँ पे अपनाई गई थी। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट आप इसके क्या देख सकते हो, पॉजिटिव क्या निकल के आया कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ब्रॉट द इंडियन पीपल इन द कॉन्टेक्ट विद द अचीवमेंट ऑफ द वेस्ट इन द स्फीयर ऑफ साइंस एंड सोशल साइंटिफिक नॉलेज। तो यहाँ पे जब इंडियन एजुकेट हुए तो उन सबसे बड़ा एक चीज होती है कि वो दूसरे वर्ल्ड से या फिर वेस्ट के लोगों से कनेक्शन में आए, और कनेक्शन में आने से वहां पे जो डेवलपमेंट हुए, जो अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की, उनको समझने लगे कि डेमोक्रेसी जैसी चीज क्या होती है, ठीक है, वहां पे लिबरलिज्म वाली चीज क्या होती है, सेल्फ लिबर्टी क्या होती है, इंडिविजुअलिज्म क्या होती है, इस तरह की फिलॉसफी को जानने में, अंडरस्टैंड करने में सक्षम हो पाए। तो एजुकेशन का यहाँ पे ये फर्क पड़ा। अगर वो अनपढ़ रह जाते तो इस तरह की चीजें उन्हें कभी भी समझ में नहीं आती। तो जब ये एजुकेट हुए और वेस्टर्न लोगों से कांटेक्ट में आने लगे, तो वहाँ के जो अचीवमेंट्स थे इन द स्फीयर ऑफ साइंस एंड सोशल साइंटिफिक नॉलेज के कांटेक्ट में आए, तो उनको समझ में आने लगा कि डेमोक्रेसी जैसी भी चीज होती है, लिबर्टी जैसी चीज होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीजें होती है। तो इन चीजों की डिमांड फिर वो अपने यहाँ पे इंडिया में करने लगे, जिससे कि नेशनलिज्म की भावना का जन्म होता है। तो अगर एजुकेट ही नहीं हुए होते तो उनको ये सारे प्रिंसिपल्स है समझ में नहीं आते, और वो कभी भी सेल्फ रूल या होम रूल के लिए कभी भी डिमांड नहीं करते। तो हम मुगल एरा में ये देखते हैं कि मोस्टली जो पॉपुलेंस थी वो क्या थी, अनपढ़ थी, उनको मतलब ही नहीं अपना एग्रीकल्चर करना और उसमें व्यस्त रहती थी। तो मुगल्स आके उन्होंने अपने पे इतने सालों तक राज इसी वजह से करके रहे कि इंडियन ने कभी अपोज ही नहीं किया उनको, बस अपना पार्ट समझते थे कि ठीक है कोई रूल कर रहा है, हमें क्या मतलब, हमें तो कमा के खाना, इस तरह की अप्रोच रहती थी। लेकिन जब एजुकेट हुए लोग इन द ब्रिटिश एरा में, तो एजुकेशन का इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि फिर वो नेशनलिज्म के भावना को जन्म देते हैं और फाइनली जो है वो अपने होम रूल की डिमांड करने लगते हैं। तो इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आता है। एक्सपोज्ड इंडियन टू द करंट ऑफ मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स की जो करंट थी, जो मॉडर्न थॉट्स थे, उनके कांटेक्ट में इंडियंस को एक्सपोज किया जाता है, या इंडियंस जो है मॉडर्न थॉट्स को समझने लगते हैं आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड इन द इंग्लिश मीडियम। It provided channel through which principle of rationalism, liberty, individualism, democracy, etc. made their way into the Indian minds. तो इस चैनल के थ्रू ही, एजुकेशन के चैनल के थ्रू ही इंडियंस के माइंड में रैशनलिज्म, लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी जैसे सिद्धांतों की समझ जो है वो इंडियन माइंड्स में आने लगती है, which led to the growth of nationalism and urge to reform the social cultural fabric। ठीक है, और एजुकेशन ने ही फिर डिमांड की कि हमारा जो है इंडिया जो है वो दैट विल बी रूल्ड बाय द इंडियंस ओनली, यानी होम रूल की डिमांड होने लगी, और नेशनलिज्म की भावना को इससे बूस्ट मिला एजुकेशन से। और फिर जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स है वो भी एजुकेशन की बदौलत ही इंट्रोड्यूस हो पाए, बिकॉज एजुकेट होके इंसान फिर
जो अपने कल्चर के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, सोसाइटी के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, उनको रिफॉर्म्स के जरिए फिर सही किया गया। सो ऑल दिस वर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन। तो ये आपके एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो आपके क्रिटिकल एग्जामिन क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। तो इसी के साथ हम सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर स्टडी चैनल, दैट इज examyatra.com। थैंक यू सो मच।